और अभी इलॉन मस्क ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ट्विटर सिर्फ इसीलिए खरीदा है ताकि वो लोगों को और प्रेरित कर सके कि और बच्चे करो। शॉर्ट्स भी पहन रखे हैं तो उसमें बॉडी कॉन्शियस हो रही हैं कि कोई देख रहा होगा मेरे को, कोई देख रहा होगा तो पहना काय को है। और कमज़ोर पुरुष की यह निशानी है कि वह मजबूत महिला से बहुत घबराएगा। स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती। जाके पुरुषों से अपील कर रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि देखो तुम लोगों को ना हमें फ्रीडम देनी चाहिए। अच्छी लड़की, गुड गर्ल स्टीरियोटाइप है ना, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करो। या बलात्कार सिर्फ तभी माने जब अजनबी ने किया हो, घर के अंदर चोट भी नहीं और बलात्कार भी नहीं है। किसको झूठ बता रहे हैं हम? प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल और प्रकृति को लेके है। एक बात समझ में आई कि औरतों का दमन और प्रकृति की दुर्दशा साथ में चलती है। मैंने नेपोलियन बोनापार्टे की एक टिप्पणी पढ़ी थी। उन्होंने कहा था वुमेन आर नथिंग बट मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। और एडोल्फ हिटलर का भी जब एनसीईआरटी जब 9th में उनके बारे में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें पता चली, पढ़ाई गई थी, तो उसमें ये भी पढ़ा कि एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे औरतों को मेडल देते थे। उनके बच्चे वो कितनी तादाद में, चीन में भी हो रहा है, जापान में भी हो रहा है जी, उस पे वो उनको मेडल देते थे। और अभी इलॉन मस्क ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ट्विटर सिर्फ इसीलिए खरीदा है ताकि वो लोगों को और प्रेरित कर सके कि और बच्चे करो। और ये लोग प्रकृति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप कौन हो? आपके पास चेतना है ना, आपके पास अपने हाथ हैं, पाँव हैं, बुद्धि है। कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसे क्यों स्वीकार कर लेते हो? वो जो कर रहा है होगा उसका कुछ स्वार्थ होगा, पागलपन होगा, जो भी है वो कह लीजिए, जो भी उसे गालियाँ देनी है, राक्षस है, ठीक है। वो जो भी कर रहा है आप अपने साथ होने क्यों दे रहे हो? सवाल तो ये है ना। नेपोलियन ने बोल दिया ठीक है, विमेन आर फॉर प्रोड्यूसिंग किड्स लाइक मशीन्स, तो आप क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे? क्यों कर दिया? मूर्ख तो कहीं भी हो सकता है, आप उसके पीछे पीछे चल दोगे क्या? और नेपोलियन तो जो पूरा एनलाइटनमेंट था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके बाद का था। इतनी मारामारी हुई इन्हीं बातों के लिए कि भाई इंसान में ज़रा अक्ल आए, समानता का अधिकार सबको मिले। उसके बाद उससे नेपोलियन निकल के आया और नेपोलियन ने ये सब बातें करी। तो वो तो कभी भी कहीं से कोई निकल के आ सकता है। उसने कहा तो कहा, आपने माना क्यों? कौन कह रहा है कि मानो? मजबूरी और स्वार्थ हमेशा साथ साथ चलते हैं ना। आज आप जिसको कहते हो कि पुरुषों द्वारा दमन हुआ, शोषण हुआ, पैट्रियार्की, ये सब बोलते हो, आप थोड़ा पढ़ोगे पैट्रियार्की के बारे में तो पता चलेगा कि पैट्रियार्की का पूरा ठेका तो महिलाओं ने उठा रखा है। कहीं कोई महिला आगे बढ़ रही हो तो आप अक्सर ये पाओगे कि उसको किसी पुरुष ने समर्थन दिया है और प्रेरणा दी है। और महिला आगे बढ़ रही हो तो उसकी टांग खींचने में सबसे आगे महिलाएं रहती हैं। घर में अगर बेटी आगे निकल रही हो तो ज़्यादा संभावना यही है कि पिता ने उसको समर्थन दिया होगा। उन्हें कुछ भी हो सकता है, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। और माँ अक्सर यही बोल रही होगी कितना पढ़ाओगे, अब 24 की हो गई है, हाथ पीले करो। भाई बहन होंगे, वहाँ भाई बहन को सहारा दे देगा। बहन बहन होंगी तो कम है संभावना। तो पुरुषों ने दमन करा स्त्री का। हम इसी कहानी को पकड़ना चाहते हैं? हम इसको पकड़ना चाहते हैं कि स्त्री भी तो अपनी दुश्मन रही है। पैट्रियार्की में सिर्फ यही थोड़ी होता है कि जुल्म किया जाता है। सिर्फ जुल्म करा जाए ना तो कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। हर व्यवस्था शोषणकारी लगे, दमनकारी करे, वास्तव में खरीद फरोख्त की एक व्यवस्था होती है जिसमें अगर किसी से कुछ लिया जाता है तो बदले में उसे कुछ दिया भी जाता है। इसीलिए व्यवस्था इतने समय तक चल पाती है, नहीं तो कब की गिर गई होती।
ये स्त्रियों का दमन शोषण ये सब इसलिए चल पाया है क्योंकि स्त्रियों की अपनी सहमति रही है इसमें। बड़ा कड़वा सच है पर हमें थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों रही है? क्योंकि उन्हें कुछ बातें बदले में दे दी गई ना। तुम घर में रहो, बच्चे पैदा करो, बदले में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, और उन तर्कों को महिलाओं ने आत्मसात कर लिया। आज भी अगर आप देखो तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें इसी बात पे गर्व रहता है कि हम घर में रहते हैं और पैसे वाला पति है और हम घर की रानी है, और उनके सामने कोई कामकाजी, कर्मठ, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर लड़की आ जाए तो उसका मजाक और उड़ाती हैं वो सब मिलके। घरों में बैठक जमे, महफिल हो, शादी ब्याह का माहौल हो, और वहाँ पे 5-7 ऐसी महिलाएं जुड़ गई हों जो घर में रहती हैं और गहनों से लदी रहती हैं, और वहाँ पर एक लड़की जो पढ़ाई लिखाई करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, वो उनके हत्थे चढ़ जाए, वो 5-7 मिलके उसकी दुर्दशा कर देंगी मजाक बना बना के उसका। और आप देखोगे तो उन 5-7 में और उसमें आपको साफ अंतर दिखाई देगा। वो जो 5-7 हैं वो सब गोरी चिट्टी होंगी, जैसे घर का खरगोश, उन्हें कभी बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। फ्लॉलेस स्किन, एकदम ऐसे बाल की जैसे रेशम। अब ऐसे रेशम होता कैसे मुझे पता नहीं, मुहावरे बोल रहा हूं। न रेशम छुआ, न बहुत समय से बाल वाल छुए किसी के, तो मुझे कैसे पता चले। अब वो जो कामकाज करती होगी वो कैसी होगी? उसके चेहरे पर सड़क की धूल होगी, संघर्ष के निशान होंगे, धूप झेली है उसने तो उसका रंग भी थोड़ा ढला हुआ होगा, और वो सब मिलके उसको उड़ा देंगी बिल्कुल मजाक में कि ये देखो ये है। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि पुरुष शोषण करता है, दमन करता है, लेकिन वो कहानी जरा बासी नहीं हुई, वो कहानी एकदम एक पक्षीय नहीं हुई, वन डायमेंशनल। उस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है कि ये जो पूरी व्यवस्था चलती रही है इसमें स्त्री को भी बड़ा सुख मिला है। घर में रहो, घर की रानी कहलाओ, मां ही देवी होती है, और ममता तो सच से भी बड़ी चीज होती है। इस तरह के मूल्यों का प्रचार करो। भारत में ये एक अजीब सी स्थिति है कि बहुत सारी लड़कियां जो आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का रास्ता चुन रही हैं, उनको आप पाओगे कि वो बेचारी हीन भावना से ग्रस्त हैं, क्योंकि पूरा जो जो सोशल सेटअप है, सामाजिक जो व्यवस्था है, वो उनके अनुकूल है ही नहीं। अगर वो अकेले रह रही हैं, उन्हें फिर किराए पे मकान चाहिए, कहाँ से मिले? अब पति का घर तो नहीं है उनके पास, ना उनको पति पिक एंड ड्रॉप करने आएगा, वो कहाँ से मिले? भारत में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी हालत आप जानते ही हो। कहीं पे अच्छा भी है, पर बहुत सारे शहर है जहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए। तो अब वो व्हीकल के नाम पे अब वो किसी महानगर में कितने समय तक स्कूटी पे चलेगी? तो उसको कार लेनी है, उसके लिए उतना पैसा हो कि किस्त चुका सके, तो उसकी तो दुर्दशा ही रहती है। और दूसरी ओर जो वो रूप की रानी, घर की रानी है, उसको हर तरह की सुविधा मिलती है। तो लड़की के लिए भी फिर रास्ता आसान हो जाता है। कहते स्वतंत्रता के रास्ता, ये सब इंडिपेंडेंट वुमन और ये सब तो बड़ा मुश्किल काम है, कौन इस पर चलेगा? इससे बढ़िया है कि अपने लिए एक मोटी आसामी तलाशो और उसकी ट्रॉफी वाइफ बन जाओ। क्या करना होगा? सजो सवरो और उसको बिस्तर पे खुश करके रखो, यही तो करना होता है।
नहीं तो बात बहुत सीधी है, ज़्यादा दुखी करोगे जान दे दूंगी। कैसे कर लोगे शोषण? कुछ भी करवा सकते हो, जिंदा थोड़ी रख सकते हो जबरदस्ती। खुदीराम बोस याद है क्या करा था उन्होंने? बालक थे नचिकेता समानी, क्या करा था? बोले ज्यादा करोगे वो खाएंगे ही नहीं, जाओ, जान दे दी। तो कैसे बोल रहे हो कि कोई मुझे जबरदस्ती बंधन में रख रहा है? बंधन में तो तब रहोगे ना जब बंधन में रहने के लिए जिंदा बचोगे। आखिरी उपाय तो ये है कि बचेंगे ही नहीं, अब रख लो बंधन में, जैसे रख सकते हो रख लो मेरी लाश को बंधन में। तो ये सब कहने से बार बार फायदा नहीं है कि पुरुषों ने जबरदस्ती स्त्रियों को बंधन में रखा। जबरदस्ती नहीं कोई बंधन में रहता। हाँ, स्त्रियों का खूब शोषण हुआ है, खूब दमन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ईमानदारी से स्त्रियों को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शोषण में उनकी अपनी सहभागिता और उनका अपना स्वार्थ भी रहा है। और जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक स्त्रियों को मुक्ति का भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि बार बार ये बोलोगे कि पुरुष शोषण करता है, पुरुष शोषण करता है, तो फिर आपने अपनी एजेंसी तो नलिफाई कर दी ना। आप तो फिर कुछ हो ही नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पुरुष मेरा शोषण करता है, मैं करवाती हूं। तो फिर आपकी मुक्ति कहां से होगी अगर पुरुष ही सब कुछ कर रहा है? तो मुक्ति तो तब होगी ना जब आप भी कुछ करो। सब कुछ अगर पुरुष को ही करना है तो आप तो फिर कुछ हो ही नहीं। भूल जाओ कि आपको किसी तरह की स्वतंत्रता, आजादी कुछ भी मिलेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म। और वहां पर एक लकीर खींच दी जाती है कि भैया इसके आगे बढ़ोगे तो बचेंगे ही नहीं हम, इसके आगे फिर हमें जीवित ही नहीं पाओगे, कर लेना शोषण, फिर कोई नहीं कर सकता। शोषित भी वही होता है जिसमें कम से कम जीवित रहने का तो स्वार्थ हो। स्वार्थ छोड़िए, मुक्त हो जाएंगी। और महिला को स्वार्थ छोड़ना मतलब थोड़ा पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। कहते घर से बाहर निकलने में बड़ी असुरक्षा है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं असंवेदनशील नहीं हूं, ना मैं मजाक बना रहा हूं। मैं बिल्कुल जानता हूं घर से आप बाहर निकलते हो तो उसमें खतरा रहता है। भारत में नहीं है बहुत अच्छा माहौल महिलाओं के लिए। ये तो बता दो घर के अंदर खतरा नहीं रहता? या चोट तभी लगती है जब कोई अजनबी मारे? या बलात्कार सिर्फ तभी माने जब अजनबी ने किया हो? घर के अंदर चोट भी नहीं और बलात्कार भी नहीं है। किसको झूठ बता रहे हैं हम? तो ये जो बार बार तर्क दिया जाता है ना कि लड़की घर से बाहर कैसे निकले, बाहर तो अनसेफ है। मैं पूछ रहा हूं घर में कितनी सेफ है? और बहुत दफे घर से ज्यादा सेफ्टी बाहर होती है। ये बेकार का तर्क कि घर में रहेगी तो सेफ रहेगी। सेफ फॉर द वल्चर्स, सेफ फॉर हुम? मैंने इस चीज को एकदम सेफ रखा है। मेरा सवाल है किसके लिए? मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल सेफ रखा। सेफ माने यही होता है कि वर्जिनिटी उसकी बचा के रखी है। किसके लिए? फिर वो आएगा ना एक, उसके लिए। हाँ, नहीं, राजकुमार नहीं चाहिए होता, डॉलर चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है। अभी आजकल सरकारी नौकरी का क्रेज है। जब पिटना ही है तो कम से कम अपनी शर्तों पे पिटो, संघर्ष करके पिटो। बैठे बैठे पिटने से क्या फायदा है? लड़के पिटो। बैठ भी गए हो तो ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिए गए, माफी मिल गई, अब पिटोगे नहीं। पिटोगे तो समर्पण करके भी, तो लड़के ही पिटो। और ये जो विक्टिमहुड है ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा कि नेपोलियन ने ऐसा बोल दिया, हिटलर ने वैसा बोल दिया। उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे।
नेपोलियन का मुंह है, उसके जो मन में आएगा बोलेगा, आप कैसे रोक लोगे उसको? हिटलर का मुंह है, समाज का मुंह है, जिसके मन में जो आएगा बकेगा, आप कैसे रोक लोगी उसको? उन्हें बोलने दो ना, आपको कोई हक नहीं है उनको रोकने का या उनकी शिकायत करने का। बात यह है कि उन्होंने बोला तो आपने क्यों नहीं बोला? आपके मुंह में क्या फंसा हुआ था कि आपकी आवाज नहीं निकली? वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, और चिल्ला के बोलो, चढ़ के बोलो, कौन रोक रहा है? ना आप उन्हें रोक सकती, न ही वो आपको रोक सकते, तो आप भी बोलो। और आपको उनकी बात पसंद नहीं है तो ठीक है, उन्हें बोलने दो, मत सुनो। हम जानते हो क्यों अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं? मैं शोषित हूं, अगर मैंने शोषित अपने आप को सिद्ध कर दिया तो मुआवजा मिलेगा ना। तो ये बार बार अपने आप को विक्टिम दिखाना भी बस कॉम्पेंसेशन का लालच है कि मैं जितना अपने आप को दिखा दूं कि मेरे साथ गलत हुआ, उतना ही ज़्यादा फिर मुझे उसका मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति मिलती है। और वो बड़ी वाहियात बात है कि अपने आप को बार बार ये दिखाओ कि मेरे साथ तो गलत हुआ, तो फिर बदले में कोई आकर के कहा, हाँ ये बेचारी के साथ बड़ा गलत हुआ, इसको ये दे दो। मुआवजा मत मांगो। हासिल करो, कब्जा करो। मुआवजा नहीं, कब्जा। जीतो। सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए, प्रथम पुरस्कार चाहिए। आगे बढ़ो। 50% की आबादी है और 50% का हक है, हासिल करो ना, किसने रोका है? अभी मैं वहाँ बीच पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर कोई विदेशी महिला थी, वो जा रही थी और वो काफ़ी उम्र दराज 60-70 की रही होंगी, और वो एक पुरुष के साथ जा रही हैं, और दोनों बीच वियर में थे, दोनों अपना लंबे चौड़े, दोनों ऐसे चल रहे थे, साथ में थे। इनको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ऐसा लग रहा है कि 2 सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं। और कहना मुश्किल है कि ये दोनों अलग अलग लिंग के हैं, या तो ये कह दो दोनों स्त्रियां, ये कह दो दोनों पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से आपके ऊपर जेंडर इंपोज करा ही नहीं है। वो एकदम कदम से कदम मिला के चल रहे, दोनों लंबे चौड़े, और दोनों की 60-70 की उम्र रही होगी। और जो महिला चल रही थी, उनकी चाल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसे वो महिला हो, वो व्यक्ति थी, एक मनुष्य थी, और मनुष्य की तरह चल रही थी। और वहीं पे लाजवंती भारतीय देसिया नारियां भी घूम रही हैं, कमसिन कलियां। उनका मुंह देखने की जरूरत ही नहीं कि पता चले कि ये इनका रंग क्या है, कि भारतीय कि क्या। उनको ऐसे दूर से देख के उनकी चाल से बता दोगे कि ये कमजोर कली है। वो जिन महिला की बात कर रहा हूं, विदेशी, अब उनकी उम्र बढ़ी हुई है, लेकिन उनके अंगों में जान है, मजबूती है, शरीर उनका तना हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे देसी लड़की है, वो 25 साल की भी होती है तो ऐसी होती है कि मेरे साथ राघव था, मैंने राघव से कहा, राघव ये जो जा रही है ना, वो जो जा रही थी महिला, बुजुर्ग महिला, मैंने कहा ये तुझे एक मार दें, तू 4 मिनट तक ऐसे घूमेगा। और वो 65-70 की रही होंगी, और हमारी यहाँ पे 25-25 साल की घूम रही। पहले तो ही करी जा रही, उनको हंसने से लजाने से फुर्सत नहीं है। हाय 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 हाय, वो देखो वो बिकनी पहन के जा रही हैं, ओ माय गॉड। और उसके बाद ये उनकी ऐसे कोमल कोमल कलाइयाँ, शॉर्ट्स भी पहन रखे हैं तो उसमें बॉडी कॉन्शियस हो रही हैं कि कोई देख रहा होगा मेरे को, कोई देख रहा होगा तो पहना काय को है। किसने कहा है कोमलांगी बनने को? मैं तो कमसिन कली हूं, मुझे छू दोगे तो मैं मुरझा जाऊंगी।
किसने कहा है? बनो ना मजबूत, हर तरीके से मजबूत बनो, मजबूती ही तो जीवन है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अभी तक भी जब भी सुनती हूँ कि ये लोग इतने पढ़े लिखे आजकल की लड़कियाँ, फिर भी इनको इतनी तकलीफ़ अपने आप को आगे बढ़ाने में क्यों होती है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि आजकल इन लोगों को घर में भी मैं देखती हूँ, वो अपने हस्बैंड की बात को ही ऐसा लिपापोती करके दिखाएंगे कि हस्बैंड ही सही है मेरे, और मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं, मेरा नाम बहुत बदनाम है कि ये बोलती है हस्बैंड के सामने। अब मुझे इसमें कोई दिक्कत, जो सही बात है वो सही बात है। तो आज इससे ये सब बात हो रही थी तो मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोली बताऊं कि कैसे। कुछ चीज़ें हैं वो तो छोड़नी पड़ेंगी ना, उनको छोड़ने के लिए जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक आप दूसरी चीज़ के दावेदार ही नहीं बन सकते। क्योंकि जो डील है वो डील है ही यही कि देखो तुम इस तरीके से रहो और बदले में हम तुमको ये चीज़ें दे देंगे। तो बदले में वो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, सबसे पहले तो आप कहिए कि ये चीज़ें नहीं चाहिए। वो जो समझौता है उसको तोड़ने की शुरुआत तो आप यहाँ से करोगे ना। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि तुम मुझे जो कुछ दे रहे हो वो तो मैं लेती रहूँगी और वो मुझे चाहिए भी, लेकिन तुम मुझसे जो चाहते हो अब वो मैं नहीं दूंगी। और बहुत सारा जो फेमिनिज्म है वो यही है कि राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स अलॉन्ग विथ प्रिविलेजेस। अभी राइट्स अलॉन्ग विथ प्रिविलेजेस तो नहीं चलेगा, प्रिविलेजेस तो छोड़नी पड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते फिर कि जो मुझे खास चीज़ें देता है समाज वो मैं लेती भी रहूं, और जो समाज ने मुझे स्थान दे रखा है मैं उस स्थान को छोड़ करके ऊंची भी चली जाऊं। अगर आपके लिए बस में सीट आरक्षित हो रही है तो इसका मतलब आपको कमज़ोर तो माना ही जा रहा है ना, तो वो सीट छोड़नी पड़ेगी। वो सीट जो है किसी चीज़ का प्रतीक है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। सीट से मेरा आशय क्या है समझिए। अब वहाँ पे लिखा है विकलांगों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों, इनके लिए सीट है। तो आपको क्या बना दिया गया कि ये 4 कैटेगरीज हैं और इनके लिए सीट है। विकलांग, वृद्ध, महिला और बच्चा। विकलांग भी समझ में आता है, वृद्ध भी समझ में आते हैं, बच्चा भी समझ में आता है, उसमें महिला क्यों बीच में घुसी हुई है? महिला इनकार करे ना कि नहीं चाहिए भाई, ये क्यों दे रहे हो, मैं मजबूत हूँ। मैं खास तौर पे अगर वृद्ध तो हो नहीं गई, वृद्धा होती तो ले लेती। मैं अभी भाई जवान लड़की हूँ, मजबूत लड़की हूँ, मैं क्यों सीट की एक मांग कर रही हूँ? तो ये सब चीज़ें हैं। एक ज़िद चाहिए। और ये जो भीतर भावना होती है कि किसी भी हालत में ज़िंदगी तो तभी सफल है जब उसमें कोई पुरुष आ गया हो केंद्र में, इस भावना को बहुत पीछे छोड़िए। ये भावना क्या है? मान्यता है कि मेरा एक ब्रह्मांड है, मेरी एक दुनिया है, उसके केंद्र पर एक पुरुष को ही होना है। केंद्र पर कौन बैठा है? पुरुष। और दुनिया में क्या है? बच्चे हैं मेरे और 2-4 और कुछ। ये जो भीतर मॉडल चल रहा है ना, ये आज़ादी का मॉडल नहीं है कि अ मैन हैज़ टू बी एट द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स। और फिर आप मैन को सेंटर बनाओगे तो मैन फिर सेंटर की तरह बर्ताव भी करेगा। मजबूत पुरुष सब चाहती हैं ना, लड़कियां कम से कम कहती तो यही हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी चाहिए। तो मजबूत आदमी की एक पहचान समझो। मजबूत आदमी वो है जो अपने जीवन में एक मजबूत महिला को न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसका स्वागत करे।
और अगर वो मजबूत ना हो तो उसको मजबूती के लिए तैयार करे। और कमज़ोर पुरुष की यह निशानी है कि वह मजबूत महिला से बहुत घबराएगा, ऐसे जैसे उसके पौरुष को ही चुनौती मिल जाती हो, जैसे जैसे उसके पौरुष पर, उसकी वायरलिटी पर ही लांछन लग जाता हो। ये जितने कमज़ोर मर्द होते हैं, इनका जो सबसे भयानक दुस्वप्न होता है, नाइटमेयर, वो होती है एक मजबूत जागृत मुक्त महिला। पसीने छूट जाते हैं, यानी ये पजामे में कांपना शुरू कर देते हैं, और ये कमज़ोरी की बड़ी भारी निशानी है। और यही बहुमत में है, और चूंकि ये खुद कमज़ोर हैं ये पुरुष, तो ये अपने जीवन में कमज़ोर महिलाएं ही चाहते हैं। और अगर इन्हें कोई मिल भी गई थोड़ी कम कमज़ोर, तो ये उसे ठोक बजा करके कमज़ोर कर देते हैं। तो रिश्तेबाजी को लेकर बहुत आप लालच मत रखिए। उस चीज़ को लेकर के डेस्परेशन से लेकर डिप्रेशन तक सब हो जाता है कि मिल नहीं रहा मुझे मेरे हिसाब का। और अगर कोई पुरुष नहीं है ज़िंदगी में तो बड़ी भारी वैकेंसी हो गई है। कोई वैकेंसी नहीं हो गई है। आप मजबूत बनिए, आप मजबूत हैं तो खुद ही एक मजबूत पुरुष कभी आना होगा तो जीवन में आ जाएगा। और किसी तरह से कोई पुरुष आ जाए, इसके लिए अपने आप को आप कमज़ोर रखें, ये बड़ा गंदा सौदा है, बड़ा घटिया सौदा है। सही चीज़ को सम्मान देना सीखिए, सही व्यक्ति को सम्मान देना सीखिए, और जहाँ गलत जगह पर सम्मान दे रखा है वो सम्मान वापस लेना भी सीखिए। इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि सही व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, ये भी ज़रूरी होता है कि जो सही नहीं है उसको सम्मान देना बंद भी करो। मैं नहीं कह रहा अपमान ही कर दो सक्रिय रूप से, पर कम से कम ये जो इतने आदर का प्रदर्शन करते हो बंद करो ना। व्यक्ति को देखो, इंसान को देखो, वो जिस लायक हो, जिस हैसियत का हो, उसके अनुरूप उससे व्यवहार करो। अगर आप खुद ही बनना चाहते हो एक स्वतंत्र और मुक्त महिला, तो सबसे ज़्यादा आपको सम्मान किसको देना चाहिए? जो लोग स्वतंत्र हों और मुक्त हों, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। तो ऐसों को आदर देना शुरू करो, ऐसों की संगति करना शुरू करो। और जो लोग बंधन में हों उनको समझाओ, ना समझे तो उनकी उपेक्षा करो, उनसे दूरी बनाओ। ये थोड़े कि जिन लोगों को जानते हो कि वो किसी तरीके की आंतरिक हैसियत के नहीं, उनको भी बस इस नाते आप इज्जत दिए जा रहे हो कि मान्यता है, परंपरा है। थोड़ा तो कष्ट झेलना पड़ेगा, कहीं तो विद्रोह करना पड़ेगा। और विद्रोह कोई बहुत आराम की और सुख की बात तो होती नहीं। विद्रोह का तो मतलब ही होता है कि कष्ट झेलो। तो कष्ट झेलने के लिए तैयार रहिए। और पुरुषों से बहुत उम्मीद नहीं कि पुरुष हमें स्वतंत्रता दे दे। स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती। जाके पुरुषों से अपील कर रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि देखो तुम लोगों को ना हमें फ्रीडम देनी चाहिए। है, अगर चाहिए तो लड़के ले लो, ऐसे ही मिलती है। ऐसे थोड़ी मिलती है, सी यू आर कीपिंग मी इन बॉन्डेजेस, गंदा बच्चा, यू शुड सेट मी फ्री। है, ये बगावती सुर हैं, ये विद्रोह के तेवर हैं। जो चीज आपका
पैदाइशी हक है, मांगो उसको और नहीं मिले तो छीनो। वहां ये थोड़ी करा जाता है कि उससे अपील कर रहे हो, फरियाद और गुहार कर रहे हो और यू शुड डू दिस। उसने आपको ये अधिकार ही नहीं दिया है कि आप उसे उसका कर्तव्य बताएं। कर्तव्य बताने का अधिकार तो जो अपने समतुल्य हो, अपने सम्मुख हो या अपने से ऊपर हो, गुरु जैसा, उसको दिया जाता है। जब पुरुष आपको अपने से नीचे का मानता है तो आप होती कौन हो जाके उसको उसका कर्तव्य बताने वाली। और इसमें आप यही मत सोचिएगा कि ये कोई महिला बनाम पुरुष की लड़ाई है। इसमें ऐसे मत सोचना कि ये कोई नर और नारी के बीच का संघर्ष है। नहीं, ये सच और झूठ की है। ये मजबूती बनाम कमजोरी की लड़ाई है। और इसमें आप पाओगे कि आपके पक्ष में बहुत सारे मजबूत पुरुष खड़े हैं और आपके विरोध में बहुत सारी झूठी महिलाएं खड़ी हैं। तो ये नर नारी की लड़ाई नहीं है। अगर नर नारी की लड़ाई होती तो सारी नारियां आपके साथ होती और सारे नर आपके खिलाफ होते, पर ऐसा नहीं होगा। जब एक युवा लड़की पंख पसारेगी, मुक्ति की ओर बढ़ेगी, तो वो पाएगी बहुत सारे सही, सच्चे, मजबूत पुरुष उसके पक्ष में आके खड़े हो गए हैं और मजबूत स्त्रियां भी उसके पक्ष में आके खड़ी हो गई हैं। और वो ये भी पाएगी कि बहुत सारे लोग जो उसके खिलाफ हैं उनमें महिलाएं हैं। वो सब कमज़ोर महिलाएं जिनका अपना स्वार्थ है पुरानी व्यवस्था में, वो आपके खिलाफ होंगी। तो ये नर नारी की लड़ाई की हम बात नहीं कर रहे, ये हम सच और झूठ, बल और दुर्बलता की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जी कहें। हर किसी को मतलब सहारा देना या उसकी हेल्प करना मेरा नेचर रहा है। और पुरुष की तरह मतलब खड़ी रह के हर काम में जोश और इतना जुनून था। जैसे आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई या इनकी मैं कहानियाँ सुनती थी तो मेरे अंदर ये बातें खुद अंदर जोश दिलाती थी इनको देखकर, इनकी तस्वीरों को देखकर। तो मुझे ऐसे हर वक्त ये फीलिंग आती थी कि हम स्त्रियों ने ही ये हमारा जो है सब खराब करके रखा है। ये सोच हमारी है, अपने आप को ये गिल्टी समझना, या मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब हर बंदिश को मैंने खुद स्वीकार किया है, किसी ने मुझे नहीं दिया है। ये मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं ऐसे चलना चाहिए, मुझे ऐसे क्यों मैं चलूँ किसी के भी कहने पर, क्यों किसी का मानूँ। तो मुझे इससे, आपके भी बातों से मुझे इतनी फीलिंग आती है, स्ट्रांगनेस आती है अंदर में कि सच्ची भी ऐसे जुनून होना चाहिए कि कुछ भी हम कर सकते हैं। बहुत कुछ पावर हमारे हाथ में है, लेकिन हमने अपने आप को ऐसे नीचे करके रखा है। ये जो अच्छी बच्ची, अच्छी लड़की, गुड गर्ल स्टीरियोटाइप है ना, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करो। यही बातें हमारे अंदर भी आती है। अच्छी मम्मी बनना चाहते बस हैं, अच्छी मम्मी, अच्छी बनना पत्नी, चाहते हैं। अच्छी लड़की, ये अच्छी करते करते ऐसे ही हो जाता है सब। ठीक है, उससे बोलो कुछ नहीं, मैं अच्छी हूँ, आई एम अ बैड एस वुमन। बच्चे भी बोल रहे हैं क्या है, बैड एस मॉमी। ठीक, समझ में आ रही है ना बात। दुर्बल आदमी के लिए न बाहरी जीवन में कुछ सुख है, न भीतरी जीवन में आनंद है। दुर्बलता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता हर मनुष्य के लिए, चाहे नर हो कि नारी। कोई भी तर्क जो दुर्बलता के पक्ष का हो त्याग दो। कोई भी आवाज जो दुर्बलता के पक्ष की हो सुनना बंद करो। कोई भी स्वार्थ जो दुर्बलता के पक्ष का हो त्याग दो।
नमस्ते, मैं आचार्य प्रशांत संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और गीता सत्र से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम योगिता है और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। गीता से क्या मिला इसकी बात करना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि गीता समागम में जो आचार्य प्रशांत जी पढ़ाते हैं वो ही अपने आप में एक आनंददायक चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो मेरे जीवन में परिवर्तित हुई हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। पहला, मेरे अंदर से जो डर था, समाज के प्रति जो डर था वो पहले से कम हुआ है। पूरा ख़त्म तो नहीं कह सकती हूँ, बट काफ़ी हद तक कम हुआ है। गीता हमें निराश होना सिखा रही है, लेकिन फिर भी मेरी जो आशा है वो गीता से ही है। जो आचार्य जी हमें पढ़ा रहे हैं, गीता का सही अर्थ बता रहे हैं, मेरी उसी से आशा है कि मैंने अपने जीवन में जो गलतियाँ पहले करी हैं या अभी मैं कर रही हूँ या आगे करूँगी, तो उसके लिए गीता मेरे लिए सहारे के रूप में हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो गीता मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशा के रूप में है, जो कि मुझे संसार से निराशा और गीता के प्रति आशा आचार्य प्रशांत द्वारा जो पढ़ाई हुई गीता का जो अर्थ है उसके द्वारा मुझे मिला है। मैं यही सबसे बोलना चाहूँगी कि इस गीता सत्र से ज़रूर जुड़ें। ये आपके जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकती है। आपकी आँखों से जो पर्दा है कई सारी चीज़ों का वो हटा सकती है। मैं सभी से निवेदन करूँगी, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो ये कहने के ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो साइकोलॉजी है ये एक पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल बुक है। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरी तरह हमारे मन के जो आंतरिक चीज़ें हैं, जिससे हमारा मन दुखी रहता है, वो चीज़ें बता रही हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि इससे ज़रूर जुड़ें, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो ज़रूर जुड़ें। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।